स्टूडेंट जैसा कि आपके लिए हम प्रमेय 5.3.1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये था फलन W बराबर एफ ऑफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण के निरूपण के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। और वह थ्योरम कुछ इस तरह से थी। माना एफ ऑफ जेड जेड का एक विश्लेषिक फलन, माना एफ ऑफ जेड जेड का एक विश्लेषिक फलन जेड समतल के प्रदेश डी में है तथा यह माना कि डी में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, तब प्रतिचित्रण W इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्रदेश D के प्रत्येक बिंदु पर अनुकोण है। प्रदेश D के प्रत्येक बिंदु पर अनुकोण है। ओके, देखो एक तो आपको प्रूफ करवाया था हमने आवश्यक प्रतिबंध, और दूसरा ये है पर्याप्त प्रतिबंध। तो आवश्यक प्रतिबंध में क्या था कि जो फलन एफ ऑफ जेड है, आवश्यक प्रतिबंध में फलन एफ ऑफ जेड उसको विश्लेषिक सिद्ध करना था और दिया था उसमें अनुकोण प्रतिचित्रण है। मतलब आवश्यक प्रतिबंध में क्या है, अनुकोण प्रतिचित्रण दे रखा था, अनुकोण प्रतिचित्रण तो आपको दिया था और विश्लेषिक सिद्ध करवाया गया था। लेकिन यहां क्या है कि विश्लेषिक फलन दे रखा है एफ ऑफ जेड और अनुकोण सिद्ध करना है। अनुकोण का मतलब है जो कोण है जेड, यानी कोई भी दो वक्र हैं C1 C2, उनके बीच में जेड तल में जो कोण होगा वही कोण क्या है W तल में होगा। ओके, अब देखिए यहां अगर हम जेड तल में दो वक्र लें और W तल में भी कोई दो वक्र लें, मान लीजिए C1 और C2 जेड तल में कोई दो वक्र हैं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु Z0 है और इस पॉइंट को P नाम दिया है। इन पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो x अक्ष के साथ अल्फा 1 व अल्फा 2 कोण बनाती हों, और इन दोनों के बीच में जो कोण है इसको आप फाई 1 मान सकते हो या फाई कह सकते हो, या आगे इसको प्रूव कर लेंगे। तो इनके बीच में जो कोण बने हुए हैं ना, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये देखो C1 और C2, तो इसमें C1 पर खींचेगी जेड, देखो C1 और ये वक्र जो C1 C2 हैं यह एक दूसरे को बिंदु Z0 पर काटते हैं, और C1 पर यानी C1 जो वक्र है उसके बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा इस x अक्ष के साथ अल्फा 1 कोण बनाती है, और C2 वक्र पे जो स्पर्श रेखा है वो अल्फा 2 कोण बनाती है। ओके, तो यानी यहाँ जो अल्फा 1 अल्फा 2 कोण है वो बिंदु P पर वक्र C1 C2 द्वारा बनाए गए कोण हैं।
यदि वक्र C1 पर एक पॉइंट Z1 हो, C2 पर कोई दूसरा पॉइंट Z2 हो, लेकिन Z1 और Z2 इस प्रकार से हैं कि Z1 से लेकर के Z0 तक की दूरी स्मॉल r है, वैसे ही Z2 से लेकर के Z0 तक की दूरी भी स्मॉल r ही है। ओके, या आप ये कह सकते हैं चाप की लंबाई क्या है, स्मॉल r है दोनों, Z1 से Z0 तक की और Z2 से भी Z0 तक की। अब अगर हम यहाँ देखो डायग्राम है थोड़ा अजीब सा लगेगा, अगर हम ये कहें कि Z1 और Z2 पर स्पर्शरेखा खींचें, दूसरे चित्र में समझा देते हैं फिर उसको मिटा देंगे, लेकिन डायग्राम को आप अपने माइंड में सेट करके रखोगे। जैसे कि एक वक्र C1 है, दूसरा वक्र है वो C2 है और ये पॉइंट है वो Z0 है जो कि P है। इस P पॉइंट पर एक स्पर्शरेखा है वो α1 कोण बना रही है और ये दूसरे वक्र पर जो स्पर्शरेखा है वो α2 कोण बना रही है। अब यहाँ जो Z1 पॉइंट लिया C1 पर और C2 पे है वो Z2 पॉइंट लिया, तो हम ये कहें ये जो Z1 से Z0 तक की दूरी है वो कितनी है, r है। Z2 से Z0 तक की जो दूरी है वो भी कितनी है, r ही है। लेकिन अगर C1 पर एक और C1 के बिंदु Z1 पर एक स्पर्शरेखा खींचें और ये स्पर्शरेखा x1 के साथ में θ1 कोण बनाती है, ऐसे ही Z2 पे स्पर्शरेखा खींचें तो वो क्या है, θ2 कोण बनाए। तो देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इनको स्पर्शरेखाओं को खींचोगे ना Z1 Z2 पे तो चित्र है ना बहुत बेकार सा लगने लगेगा, इसीलिए उससे बचने के लिए हम एक को समझा देते हैं। C1 पर स्पर्शरेखा खींची, ये θ1 कोण बना रही है, ऐसे ही Z2 पे खींचे तो वो क्या है, θ2 कोण बनाए। तो अब देखिए यहाँ जब Z1 है, यह जो पॉइंट Z1 है वो Z0 की ओर अग्रसर हो, जब Z1 Z0 की ओर अग्रसर हो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ना यहाँ ये क्या है, P पॉइंट की ओर आएगा और P पॉइंट की ओर आएगा तो ये जो स्पर्शरेखा है वो है, जैसे ही Z1 है वो Z0 के संपाती होने ही वाला होगा, तो उस समय क्या होगा कि ये जो θ1 है, θ1 वाली जो स्पर्शरेखा है, ये जो स्पर्शरेखा है Z1 पर जो कि θ1 कोण बना रही है x अक्ष के साथ, जैसे जैसे आप इसको नजदीक लाते जाओगे तो ये क्या है, α1 और θ1 लगभग सेम हो जाएंगे। यानी Z1 जैसे जैसे Z0 की ओर अग्रसर होगा वैसे वैसे θ1 का मान α1 के लगभग बराबर होगा। ऐसे ही Z2 अगर Z0 के Z2 है वह Z0 के लगभग संपाती होगा, या ये कहें Z2 है वो Z0 की ओर अग्रसर हो, तो इसके द्वारा जो θ2 कोण बनेगा वह है α2 के ओर अग्रसर होगा। ओके, तो ये क्या है, ये जो डायग्राम है जो आपको यहाँ समझाया है, ज्यादा उसको हम नहीं करेंगे, इसीलिए उधर भी आपको उतना ही समझा दिया गया है। यहाँ हमने Z1 पर और Z2 पर स्पर्शरेखा खींच के दिखाई, Z1 पर स्पर्शरेखा खींची, Z2 पर खींचोगे तो अजीब सा बनेगा ना डायग्राम, इसीलिए उसको नहीं किया हमने। ओके, अब हमें करना क्या है, जो सिद्ध करना है, देखो ये है कि यहाँ जो कोण बनेगा ना C1 और C2 के बीच में कोण बनेगा, या C1 और C2 पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच जो कोण होगा, Z तल में C1 और C2 के प्रतिच्छेद बिंदु Z0 पर अर्थात P पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच में जो कोण होगा वही W तल में दोनों वक्रों के जो संगत नए वक्र होंगे ना उनके बीच में भी कोण क्या बराबर होगा। ओके, इतना हमें सिद्ध करना है, और इसे सिद्ध करने के लिए अभी हम यहाँ ये तो हमने समझाया था केवल। अब देखिए आप यहाँ W तल के लिए चर्चा करें। अगर हम W तल की बात करें तो ये तो था Z तल। ओके, अगर इसमें W तल की चर्चा की जाए तो मान लीजिए ये यहाँ W तल है, अगर W तल में वक्र C1 के संगत वक्र Γ1 है और C2 के संगत है वो Γ2 है, और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है
वह डब्ल्यू नॉट है और इस पॉइंट को नाम दे दिया पी डैश। यहां गामा 1 पर खींची गई स्पर्शरेखा, मान लीजिए इसे यू और इसे भी अक्ष कहेंगे। यू अक्ष के साथ में मान लीजिए बीटा 1 कोण बना रही है और ऐसे ही गामा 2 पर स्पर्शरेखा है वो बीटा 2 कोण बना रही है। क्या है ये? बीटा 1 और बीटा 2 कोण बनाती हैं। अगर यहां Z1 के संगत गामा 1 पर पॉइंट कितना है? W1 और Z2 के संगत गामा 2 जो वक्र है इस पर पॉइंट कितना है? W2। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि इन दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच में जो कोण होगा वही कोण इन दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच में होगा। ओके, अगर यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएंगे, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसमें लिखेंगे। आपको पहले भी हम बोल चुके थे कि सभी स्टूडेंट क्या है कि कॉपी पेन लेकर के बैठा करें साथ में। दोनों ही डायग्राम बनाओगे आप, एक तो जेड तल में और दूसरा क्या है? डब्ल्यू तल में। डब्ल्यू तल और जेड तल में बहुत स्लो ही बोलेंगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। लिखेंगे सभी। माना जेड तल में दो सतत वक्र C1 व C2 का प्रतिच्छेद बिंदु Z0 है। एवं इन पर या ऐसे लिखेंगे, एवं इनके प्रतिच्छेद बिंदु Z0 पर एवं इनके प्रतिच्छेद बिंदु Z0 पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वास्तविक अक्ष के साथ α1 व α2 कोण बनाती हैं। यदि C1 व C2 पर दो बिंदु Z1 व Z2 हैं, यदि C1 व C2 पर दो बिंदु Z1 व Z2 इस प्रकार हैं, एवं C1 व C2 पर दो बिंदु Z1 व Z2 इस प्रकार हैं कि इनकी प्रतिच्छेद बिंदु Z0 से दूरी स्मॉल r है, जो कि अत्यधिक न्यून है। जो कि अत्यधिक न्यून है।
तब देखिए Z1 से लेकर के Z0 तक की जो दूरी है तो इसको लिखोगे आप Z1 माइनस Z0, क्योंकि Z1 और Z0 दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में r e की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको θ1 कह सकते हैं। जहां θ1 क्या है, Z1 पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण होगा, तथा ऐसे ही Z2 माइनस Z0 इक्वल टू r e की पावर आयोटा θ2। और आपको हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये जो r है ना, यानी यहाँ Z0 पॉइंट है ना, वो Z1 जो पॉइंट है वो Z0 की ओर अग्रसर हो, मतलब जैसे जैसे Z1 है वो Z0 की ओर आए, तो आप समझेंगे कि Z1 अगर Z0 की ओर आएगा, Z1 Z0 की ओर आएगा, तो ये जो दूरी है ना स्मॉल r Z1 से Z0 तक की, ये टेंड्स टू 0 होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं एवं r टेंड्स टू 0 पर। अच्छा दूसरी बात देखिए, जैसे जैसे ये Z1 Z0 की ओर आएगा, Z1 Z0 की ओर आएगा तो r तो 0 की ओर अग्रसर होगा ही, लेकिन Z1 पर जो स्पर्श रेखा θ1 कोण बनाएगी ना, वो इस α1 के लगभग बराबर होता जाएगा। अर्थात ये कह देंगे r टेंड्स टू 0 पर θ1 टेंड्स टू α1 तथा θ2 टेंड्स टू α2। नोट करोगे इसको, नोट करें सभी से। देखिए प्रमेय है ये बहुत ही अच्छी है, काफी बार आ चुकी है और आ भी सकती है इस बार भी। आगे लिखेंगे सभी। r की पावर θ1 कैसे आएगा, अरे नहीं, α1 और α2 इक्वल नहीं होंगे भाई, क्योंकि देखिए α1 α2 इक्वल इसलिए नहीं होंगे, जैसे ये दो वक्र हैं। अब ये दो वक्र हैं तो देखना इस C1 पर स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है और इसे C2 नाम दें, तो इस C2 पर जो स्पर्श रेखा है वो कुछ इस तरह से जाएगी। अब आप एक बात बताओ, और ये x अक्ष भाई, ये x अक्ष है, तो देखना ये तो α1 कोण बना रही है और ये α2 कोण बना रही है, तो ये तो अलग अलग रहेंगे ना। और जो Z1 पॉइंट है ना वो यहाँ है, Z2 पॉइंट है वो यहाँ है। अरे चाप की लंबाई r समान है, चाप की लंबाई है वो समान है, चाप की लंबाई है ना C1 C2 पर वो समान है। तो r के समान होने से, r के समान होने से ये Z1 पर जो स्पर्श रेखा θ1 कोण बनाएगी ना x अक्ष के साथ, वह θ1, और ये Z2 पे जो कोण बनेगा θ2, Z2 पर जो स्पर्श रेखा होगी वो x अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी तो θ2 माना वो, तो वो θ1 और θ2 इक्वल थोड़े ही होंगे। अर्थात जब वो इक्वल नहीं होंगे तो फिर यहाँ α1 α2 क्यों इक्वल होंगे, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा आगे लिखेंगे, अब इस डायग्राम के लिए लिखोगे, इस दूसरे वाले के लिए, यदि W बराबर f ऑफ z, W बराबर f ऑफ z के संगत या W बराबर f ऑफ z के संगत W समतल में, W समतल में
C1 व C2 के प्रतिबिंब C1 व C2 के प्रतिबिंब गामा 1 व गामा 2 बने हुए ना वक्र C1 C2 के संगत गामा 1 गामा 2, ठीक है ना। अरे ये ऊपर बने हुए ना गामा 1 गामा 2, ये वाले गामा 1 व गामा 2 हैं तथा Z0 के संगत बिंदु W0 एवं Z1 व Z2 के संगत बिंदु W1 व W2 हैं। तो माना जैसे कि आपने अभी यहां बात की कि Z1 माइनस Z0 इक्वल टू R e की पावर आयोटा θ1, वैसे ही अगर W1 पर अगर स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के साथ यहां φ1 कोण बनाए तो इसको लिख सकते हैं W1 माइनस W0, माना W1 माइनस का W0 इक्वल टू R ना लेकर के कुछ और नया लिया जाएगा, यहाँ ρ1 मान सकते हैं, ρ1 e की पावर आयोटा φ1। तो ये W1 पर स्पर्श रेखा φ1 कोण बना रही है, ऐसे ही W2 पर स्पर्श रेखा मान लीजिए φ2 कोण बना रही है, तथा W2 माइनस का W1 इक्वल टू ρ1। ये ρ1 क्या है कि W1 से W0 तक की जो दूरी है या चाप की लंबाई है वो ρ2 है, ऐसे ही यहाँ W1 से W0 और W2 से W0 तक की जो दूरी है या चाप की लंबाई है वो भी ρ1 है। तो ये भी ρ1 e की पावर आयोटा φ2। और यहाँ कंडीशन देखिए यहाँ क्या है कि जब ये ρ1 टेंड्स टू 0 होगा, यहाँ भी यदि ρ1 टेंड्स टू 0 तब ये जो β1 है ना, या ये कहें या जो φ1 है वो तो होगा β1 के इक्वल, φ1 है वो टेंड्स टू β1 कॉमा φ2 टेंड्स टू β2, ये कंडीशन बन जाएगी। नोट करेंगे आप इसको, और इसे नोट करने के बाद में आप इसको नोट करने के बाद में आप क्लास को रिजॉइन करोगे, लेकिन पहले नोट करें इसे, और नोट हो जाए तो बताएंगे कमेंट्स में। हो गया ना नोट? ओके, हटाओ। संचिता हो गया ना? क्या नाम है आपका? संचिता, ठीक है।